हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 का लेसन 4, जिसका नाम है प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन। दोस्तों, ये लास्ट लेसन है, इसी के साथ हमारा यूनिट 2 भी खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ पे जाके आप इसकी पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेसमेंट। तो देखिए, जो प्लेसमेंट ये वर्ड है आपने अपनी डेली लाइफ में तो सुना ही होगा। तो देखिए, जो प्लेसमेंट एक सिंपल वर्ड है, जिसका मतलब है कोई भी न्यूली एम्प्लॉयड पर्सन है उसको किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने के लिए सेंड करना, यानी भेजना। तो इसे कहते हैं हम प्लेसमेंट। अब देखिए, ऐसे तो भेजा नहीं जा सकता, उसके लिए क्या चाहिए? प्लेसमेंट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, किसी भी जॉब के लिए। तो देखिए, किसी भी पर्सन की प्लेसमेंट तभी होगी कि जब भी उसकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है और उसकी जो क्वालिफिकेशन है आपस में मैच हो जाएंगी, है ना, तो ही उसकी प्लेसमेंट होगी। अब देखिए, आप फ्यूचर में अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप जॉब के लिए लायक हो जाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मुझे क्या जॉब करनी है, फिर आप देखेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल कर रखी है, जो आपके अंदर क्वालिफिकेशन है, स्किल है, नॉलेज है, वो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, तो अगर आपकी मैच हो जाती तो आपको वो जॉब मिल जाएगी। तो इससे आपकी जो प्लेसमेंट है वो हो जाएगी। तो देखिए, जो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है तो उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी न्यूली एम्प्लॉय पर्सन है, यानी जो भी फ्रेशर है, उसको एक सुटेबल जॉब दी जाए जिसमें वो बेटर तरीके से, यानी अच्छे तरीके से काम कर सके। देखिए, मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि सबसे पहले जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन होता है ना, भर्ती वगैरह होती है, फिर आपका चयन किया जाता है, सिलेक्शन हो जाती है, फिर आप जॉब के लिए लायक हो जाते हैं। फिर जो डिपार्टमेंट होता है ना, फिर वो आपकी क्वालिफिकेशन स्किल्स को देखता है और फिर वो अपने डिपार्टमेंट में देखता है कि कौन सी जॉब आपके लिए बेटर रहेगी, फिर वो जॉब आपको मिल जाती है। अब देखिए, डेली ऑर्डर क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो जॉब को डिटरमाइन करो कि जो भी कैंडिडेट है या एप्लीकेंट है, जो उसके लिए जो भी सुटेबल जॉब है, उसको मतलब फिट बैठे, ऐसी एक जॉब को डिटरमाइन करो और फिर उस जॉब को उसे असाइन कर दो। तो इसी को कहते हैं प्लेसमेंट। तो सिंपल शब्दों में समझिए, सबसे पहले हमने कैंडिडेट को देखा, उसकी स्किल और नॉलेज को देखा, उसके हिसाब से हमने जॉब को ढूंढा, फिर हमने उसको असाइन कर दी जॉब, और फिर जो एम्प्लॉय होता है उसके लिए जॉब के लिए राजी हो जाता है, यानी मान जाता है, तो उसको बोलते हैं हम उसकी प्लेसमेंट हो गई है। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेसमेंट। अब देखिए, पहली इंपॉर्टेंस ये है कि देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको जो एम्प्लॉय टर्नओवर है उससे डील नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, जो एम्प्लॉय टर्नओवर है, इसका मतलब है एम्प्लॉय का नौकरी छोड़कर चले जाना। तो देखिए, अगर एम्प्लॉय को उनकी मनपसंद नौकरी मिलेगी, है ना, उनके हिसाब से नौकरी मिलेगी, उनको सुटेबल नौकरी मिलेगी, तो वो कभी भी नौकरी छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी एम्प्लॉय टर्नओवर को डील नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, अगला फायदा ये है कि जो वर्कर होता है, अगर वो अपनी जॉब को एंजॉय नहीं करता तो ऐसे में वो छुट्टियां बहुत ज्यादा लेता है ना, तो कभी भी जॉब पर नहीं आता वो। तो अगर ऐसे में अगर उसको अच्छे से प्लेसमेंट की जाए, उसके है ना, इफेक्टिव तरीके से प्लेसमेंट की जाए, तो उसको मजा भी आएगा काम में, उसके सुटेबल टाइप की जॉब मिल जाएगी उसको। तो वो जो ये रेट है ना छुट्टी मारने का, वो कम हो जाएगा। यहाँ पर जो वर्ड है ना अब्सेंटीज्म, इसका मतलब ये अब्सेंट रहना। अब देखिए, उनकी जो प्लेसमेंट है वो काफी अच्छी तरीके से हुई है, जो एम्प्लॉय है उनको बिल्कुल सुटेबल जॉब मिली है, तो ऐसे में जो भी उनको टास्क दिया जाएगा वो अच्छे से उसको परफॉर्म करेंगे और इससे जो एम्प्लॉय उनका मोरल भी स्ट्रांग होगा। अब देखिए, जो प्लेसमेंट है वो अच्छी तरीके से हुई है, तो जो एम्प्लॉय है उसके जो रिलेशन है ना वो भी अच्छे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी, वो सबसे अच्छे से रिलेशन बनाकर रखेगा। और अच्छी प्लेसमेंट होने के कारण जो एम्प्लॉय है वो कंफर्टेबल होगा अपनी जॉब से और वो सारे टास्क अच्छे से परफॉर्म करेगा। देखिए, अच्छे से प्लेसमेंट की जाती है तो जो मिसफिट होता है जॉब और इंडिविजुअल में, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। यानी जो जॉब है और जो एम्प्लॉय है उनके बीच में जो अनबैलेंस है, यानी जो एम्प्लॉय है उसको जॉब फिट नहीं हो रही है, तो ऐसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। केयरफुल अगर हम प्लेसमेंट करेंगे तो जो एम्प्लॉय है उसको सुटेबल जॉब मिलेगी। अब हम देखेंगे कि किसी भी कंपनी में जब कोई न्यू एम्प्लॉय आता है तो जो एचआर मैनेजर होता है उसको क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। पहला है एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन। अब देखिए, कंपनी में जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय आता है, यानी जब भी फ्रेशर आता है, तो उसकी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं कंपनी में जाऊंगा, ऐसे ऐसे काम करूंगा, इतनी मुझे प्रमोशन मिलेगा, इतनी सैलरी मिलेगी, तो उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो ऐसे में एचआर मैनेजर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि उसको जो भी न्यू एम्प्लॉय आया उसकी सारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना होता है। और एचआर मैनेजर को जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन है और जो एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन है, दोनों की बीच में बैलेंस बनाकर चलना होता है। अगला प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो वैसी एचआर मैनेजर की ये ड्यूटी होती है कि जो भी न्यू एम्प्लॉय है उसको बताया जाए, उसको गाइड किया जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए, कि उसको टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए कि ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अब से ये मेथड होगा काम करने का, है ना, उनको पूरा सॉफ्टवेयर के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा नॉलेज देना। तो ये भी किसकी जिम्मेदारी होती है? एचआर मैनेजर की। अगली प्रॉब्लम है सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसका मतलब है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक फैक्टर।
अब देखिए कुछ सोशल और साइकोलॉजिकल ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एम्प्लॉय को इफेक्ट करते हैं, एम्प्लॉय की जो स्किल है और जो ऑक्यूपेशन है उसमें मिसमैच कराते हैं। तो ऐसे में जो एचआर मैनेजर होता है उसकी ये ड्यूटी होती है कि ऐसे फैक्टर को वो आइडेंटिफाई करे और जो न्यू एम्प्लॉय है उसकी हेल्प करे उसको ओवरकम करने के लिए। आसान भाषा में समझाओ तो मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जो कंपनी में कोडिंग करता है। अब देखिए उसके घर में क्या दिक्कत चल रही है, इस वजह से उसके क्या मेंटल प्रेशर पड़ रहा है, मतलब दिमाग पे जोर पड़ रहा है, तो इसकी वजह से वो कोडिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में जो एचआर मैनेजर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इस फैक्टर को आइडेंटिफाई करे। अब जैसे कि एचआर मैनेजर को पता चला इसके घर में तकलीफ है, इसकी वजह से ये काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे उसने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसकी वो हेल्प करता है, मतलब उसकी कोई मदद करता है ताकि वो उसका जो घर का मैटर है वो सॉल्व हो सके और वो कंपनी पे अच्छे से ध्यान दे सके। अगली प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। अब देखिए अगर जो प्लेसमेंट है वो अच्छी तरीके से नहीं हुई है, कोई ऐसा कैंडिडेट है जो उसको गलत नौकरी मिल गई है, ऐसे में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको काफी ज्यादा इफेक्ट होगा। तो ऐसे में जो एचआर मैनेजर है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो आइडेंटिफाई करे कि जो भी कैंडिडेट है उसको राइट जॉब मिली है कि नहीं मिली, मतलब जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एचआर मैनेजर को ये आइडेंटिफाई करना होता है। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स फॉलोड व्हाइल मेकिंग प्लेसमेंट डिसीजन, यानी प्लेसमेंट का डिसीजन लेते वक्त कौन कौन से प्रिंसिपल को देखा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है जॉब रिक्वायरमेंट। तो देखिए जब भी हम प्लेसमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी जॉब है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर जो जो एम्प्लॉय है कौन कौन सी वो जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान रखिए जो भी एम्प्लॉय है उसके हिसाब से जो पोजीशन है उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। अगर एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो मान लीजिए एक जॉब है जिसको सिर्फ 12th पास वाला ही बंदा कर सकता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसने सिर्फ 10th पास कर रखी है, तो उसके हिसाब से हम जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसको चेंज नहीं कर सकते। अगला है सुटेबल क्वालिफिकेशन। तो देखिए जो फाइनेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट होता है सिर्फ उसी को जॉब मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ उसी को जॉब मिलेगी जो जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, जो जॉब के लिए सुटेबल हो, ना ही ज्यादा ओवर क्वालिफाइड हो ना ही अंडर क्वालिफाइड हो। तो ऐसे एम्प्लॉय को जॉब नहीं मिलती है, सिर्फ जो फिट है जो फाइनेस्ट है सिर्फ उसी को मिलेगी। ओवर क्वालिफाइड का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कंपनी के लिए जॉब के लिए सिर्फ 12th पास बंदा चाहिए लेकिन वो मास्टर्स करके बैठा हुआ है, तो यानी वो ओवर क्वालिफाइड है। और अंडर क्वालिफाइड मतलब है सिर्फ उसने 10th पास करी है 12th पास नहीं करी है, तो ये अंडर क्वालिफाइड हो गया। तो दोनों ही कंपनी के लिए खतरा होते हैं। तो जॉब की जो रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, जो जॉब के लिए सुटेबल होगा, सिर्फ उसी एम्प्लॉय को चुना जाएगा। अगला है राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब। तो देखिए किसी भी एम्प्लॉय की प्लेसमेंट करने से पहले उसको जॉब के बारे में पूरी राइट इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी होती है। जो भी एम्प्लॉय जॉब करने वाला है उसको जॉब के बारे में सब पता होना चाहिए, कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, जो पोजीशन उसको मिल रही है उसके बारे में उसको पूरी डिटेल में पता होना चाहिए, और इंक्लूडिंग जो वो वर्किंग एनवायरनमेंट उसका कैसा होगा, मतलब जो जॉब वो करने वाला है उसका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होगा, कंडीशंस क्या क्या होंगी, तो उसको पूरा जॉब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में होनी चाहिए। अगला है कमिटमेंट एंड लॉयल्टी। अब देखिए जब भी नई भर्ती की जाती है तो जो फर्म होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ ऐसे एफर्ट्स किए जाए कि जो भी नई भर्ती हम कर रहे हैं, जो भी न्यू एम्प्लॉय है, वो कंपनी की जो भी कल्चर है उसको समझे और कंपनी के प्रति लॉयल रहे और कमिटेड रहे। अगला है अवेयरनेस अबाउट द पेनल्टीज। तो देखिए जब भी आप नई भर्ती कर रहे हैं तो उस एम्प्लॉय को सारी चीजें पता होनी चाहिए, यहाँ तक कि जो भी पेनल्टीज होती है उनके बारे में पता होना चाहिए कि अगर ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये काम करूंगा तो कितना मेरे पे पेनल्टी लगेगा, कितना फाइन लगेगा, तो सब उसको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इंडक्शन क्या होता है। तो देखिए जो इंडक्शन होता है उसको आप ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एम्प्लॉय का। जब एम्प्लॉय पहली बार जॉब में जाता है, अपनी कंपनी में जाता है, तो उसे सोशलाइजेशन करना पड़ता है, यानी घुलना मिलना पड़ता है ना, जो भी मैनेजर हो गए, अदर वर्कर्स हो गए, उनके साथ उसको घुलना मिलना पड़ता है। तो जो ओरिएंटेशन होता है या इंडक्शन होता है, ये उसके जो सोशलाइजेशन है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो देखिए ओरिएंटेशन में क्या होता है, मान लीजिए जब भी आप पहली बार कहीं जाते हैं तो अपना ओरिएंटेशन देते हैं, यानी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या करता हूँ, है ना, मेरी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, सब अपने बारे में बताते हैं, तो उसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन देना, यानी अपना इंट्रो देना। तो ओरिएंटेशन में भी यही होता है, जब भी आप कंपनियां करवाती है ओरिएंटेशन करवाती है, जो भी नए एम्प्लॉयज आते हैं, तो नए एम्प्लॉयज जो होते हैं वो अपने बारे में बताते हैं, अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताते हैं, फिर अपनी जॉब के बारे में बताते हैं, है ना। अब देखिए समझिए सोशलाइजेशन मतलब होता है घुलना मिलना, मतलब आपस में एक दूसरे से बातचीत करना। अब एक दूसरे से बातचीत आप जब भी कर सकते हो जब आप अपने बारे में बताएं दूसरों को। तो ये क्या हो गया, ओरिएंटेशन क्या हो गया, सोशलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, क्योंकि जब भी आप सोशलाइजेशन करेंगे यानी दूसरों के साथ घुलेंगे मिलेंगे तो आपको अपने बारे में भी बताना होगा। अब देखिए एडविन बी फिलिपो क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो इंडक्शन है वो एक वेलकमिंग प्रोसेस है, मतलब जब भी आप नई जॉब लेते हैं उसमें आपका क्या वेलकम किया जाता है, तो ये एक वेलकमिंग प्रोसेस है। तो ये इंडक्शन यानी वेलकमिंग प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि जो एम्प्लॉय है उसको अपने घर जैसी फीलिंग आए और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक अपनेपन का एहसास करे, मतलब उसे लगना चाहिए कि मैं जॉब पर नहीं आया हूं, मैं अपने घर पर ही आया हूं, और जितने भी वर्कर्स हैं उससे वो अपने फैमिली की तरह ही लगे। अब हम देखेंगे कंटेंट्स ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम, मतलब जब भी आपका ओरिएंटेशन होता है तो आपको क्या क्या चीजें उसमें बतानी होती है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करना है। फिर आपको बताना है कि जो नए एम्प्लॉयज आए हैं उनके साथ आपका कैसा रिलेशन है।
फिर आपको कंपनी के बारे में हर चीज बतानी, जैसे कि कंपनी की लोकेशन क्या है, कंपनी के जितने भी प्लांट्स हैं उनका लेआउट कैसा है, कंपनी का जो स्टोर है वो कैसा है, डिपार्टमेंट कैसा है, कैंटीन वगैरह कैसी है, और जो भी बाकी की चीजें वो आपको बतानी है ओरिएंटेशन में। फिर आपको पॉलिसीज पे थोड़ी बातचीत करनी होगी, कंपनी की क्या क्या पॉलिसीज है ना, उनकी क्या क्या ट्रेनिंग प्रोसेसेस होती है उनको बताना पड़ेगा, प्रमोशन के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, तो जितनी भी चीजें उनके बारे में बताना होगा। फिर जो भी वर्कर्स हैं उनको ये बताना होगा कि वो अभी फिलहाल किस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी वो कर रहे हैं, उनको पूरा उनके बारे में बताना होगा। जैसे कि उनको जो भी वो काम कर रहे हैं उनमें उनको मजा आ रहा है नहीं आ रहा, एंटरटेनमेंट उनका हो रहा है नहीं हो रहा, वो जो काम कर रहे हैं उनमें क्या क्या उनका म्यूचुअल बेनिफिट्स है वो बताना होगा। और क्रेडिट यूनियन के बारे में बताना होगा। क्रेडिट यूनियन मतलब जो उनको सैलरी वगैरह देते हैं, जो वो काम कर रहे हैं तो उनको कितनी सैलरी वगैरह मिल रही है, क्या फायदा पहुंच रहा है, वो सब बताना होगा। और जो कंपनी के जितने भी रूल और रेगुलेशन है उनके बारे में भी डिस्क्राइब करना होगा, जैसे कि अटेंडेंस को लेके क्या रूल और रेगुलेशन है, वर्किंग आवर्स, एडवांस, सिक लीव, ऐसे कई सारे जो भी पर्पसेज हैं उनसे रिलेटेड क्या रूल और रेगुलेशन है उनके बारे में डिस्क्राइब करना होगा। फिर आपको बताना होगा कि कंपनी ने क्या क्या सेफ्टी मेजर्स उठाए हैं, मतलब कि वो फायर एक्सटिंग्विशर लगवाया नहीं लगवाया, या फिर वो जो पाइप आप देखते हैं ना, पाइप लगा रहता है पानी का, वो लगवाया नहीं लगवाया, है ना। तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लिए हैं वो भी कंपनी को, मतलब कंपनी ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो आपको डिस्क्राइब करना होगा। जितना भी कंपनी जो एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस वगैरह लेती है वो भी इसी में आ जाएगा, वो भी सेफ्टी में ही आएगा। फिर वर्कर्स को बताना होगा ओरिएंटेशन में कि जो कंपनी है तो वो हमारी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है, क्या क्या सजेशन देती है, और कंपनी में कैसे डिसिप्लिन बनाए रखती है, फिर वो बताना होगा। फिर आपको डिस्कस करना होगा कि जो कंपनी है वो कैसे काउंसिल सर्विस प्रोवाइड करवाती है ना, कैसे कैसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और जो आपकी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट करती है उसके बारे में भी आपको बताना होगा। तो देखिए जो भी मैंने आपको बताया ये सारा कंटेंट था, मतलब जब भी आप ओरिएंटेशन देंगे कंपनी के बारे में सब कुछ बताएंगे है ना, कंपनी के रिलेटेड अपना तो ओरिएंटेशन देंगे कि मैं ये करता हूँ मैं करता हूँ, साथ में आपको कंपनी में काम करते हुए कैसा लगा, आपने क्या क्या चीजें नोटिस करी, आपने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी, अपने एक्सपीरियंस भी बताना होगा कंपनी के बारे में। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ अ फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम। अब हम देखेंगे कि जो हम ये ओरिएंटेशन दे रहे हैं, जो इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा है, इसमें कंपनी का और एम्प्लॉयज का क्या फायदा है। तो देखिए सबसे पहला फायदा तो ये है, जो एम्प्लॉयज है जो स्टार्टिंग में जो नए नए जॉब पाते हैं उनमें एंजाइटी बहुत होती है, तो उनकी एंजाइटी उससे कम हो जाती है और उनको फिर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है, क्योंकि अब उनकी एंजाइटी खत्म हो गई है, उनको फिर कंपनी के बारे में नॉलेज पता चलती है और जानकारी मिलती है, उनके उनके फिर और अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को ग्रोथ करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखिए जो ओरिएंटेशन है वो जो न्यू एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए हेल्प करता है, जिससे एम्प्लॉय समझ पाए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक्सपेक्टेशन क्या क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय से क्या क्या चाहती है। तो जब एम्प्लॉय को ये पता चल जाएगा तो फिर वो उस पर काम करेगा, वर्क करेगा, ताकि फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी यूटिलिटी प्रोवाइड करवा सके। अब देखिए जो ओरिएंटेशन होता है वो कंपनी और जो इसके स्टेक होल्डर होते हैं उनके प्रति, जो एम्प्लॉयज होते हैं जो नए नए अभी कंपनी में आए होते हैं, तो उनके प्रति का एक पॉजिटिव एटीट्यूड को क्रिएट करता है। और देखिए ओरिएंटेशन जरूरी भी होता है, क्योंकि जो भी न्यू एम्प्लॉय होता है ना उसका जो जॉब का पहला दिन होता है वो बहुत ही मेमोरेबल होता है, मतलब उसको काफी सालों तक अपना जो जॉब का पहला दिन है वो याद रहेगा। आप भी कभी जब जॉब पर जाएंगे तो आपको अपना पहला दिन हमेशा याद रहेगा कि मैंने इस दिन ये किया वो किया, आपको पूरा दिन याद रहेगा। और देखिए जो ओरिएंटेशन होता है वो कंपनी में टू वे कम्युनिकेशन चैनल को बिल्ड करता है, यानी क्रिएट करता है। देखिए टू वे कम्युनिकेशन का मतलब है दो तरफ से बात होना, एक तो कंपनी की और एक एम्प्लॉय की, तो दोनों में क्या कम्युनिकेशन चैनल बन जाता है, मतलब कंपनी भी ओरिएंटेशन में अपनी बात रख सकती है और जो एम्प्लॉय है वो भी अपनी बात रख सकता है, दोनों ही अपनी एक्सपेक्टेशन एक दूसरे को बता सकते हैं ओरिएंटेशन में। और देखिए जो ओरिएंटेशन होता है ये आपकी हेल्प करता है सोशलाइजेशन होने में, क्योंकि आपको जब भी दूसरों से घुलना मिलना है तो आपको अपने बारे में बताना होगा, तो जैसे ही आप अपने बारे में बताएंगे तो आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी घुल मिल पाएंगे। ओरिएंटेशन की मदद से जो अभी नए एम्प्लॉय आए हैं वो आपका सोशल, टेक्निकल और कल्चरल एक्सपेक्ट जान पाएंगे। और देखिए जो इंडक्शन होता है यानी जो ओरिएंटेशन है वो एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन को मजबूत करता है और एक टीम वर्क को करने में हेल्प करता है। और देखिए जो ओरिएंटेशन है वो एम्प्लॉय की हेल्प करता है उसको अवेयर करने में, एडजस्टिंग करने में, एडजस्टिंग का मतलब काम के साथ ढलना है ना, दूसरे काम के साथ ढलना, और उनको सेटिस्फाइड बनाता है, मतलब जो वो काम कर रहे हैं उसके साथ वो सेटिस्फाइड रहते हैं, तो उनको अवेयर करता है, एडजस्टिंग बनाता है और सेटिस्फाइड रखता है। इससे क्या होता है कि टर्नओवर और ग्रेवियंस और अब्सेंटीज्म जो है वो रिड्यूस होता है। तो देखिए टर्नओवर का मतलब है जब लोग एम्प्लॉय जो है जॉब छोड़कर चले जाते हैं तो उसे टर्नओवर बोलते हैं, और ग्रेवियंस का मतलब है शिकायतें, जो एम्प्लॉय की शिकायतें हैं वो कम हो जाती हैं, और अब्सेंटीज्म मतलब जब जो एम्प्लॉय है वो छुट्टी पर रहता है। तो जब एम्प्लॉय अवेयर रहेगा, एडजस्टिंग रहेगा और सेटिस्फाइड रहेगा अपनी जॉब से, तो वो कभी भी जॉब छोड़कर नहीं जाएगा, उसकी कोई भी शिकायतें नहीं होंगी और वो कभी भी छुट्टी नहीं मारेगा। तो ओरिएंटेशन इस सब काम में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे हाउ टू मेक ओरिएंटेशन इफेक्टिव, मतलब आप जब अपना ओरिएंटेशन देंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और आप अपने ओरिएंटेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। तो देखिए जब भी आप ओरिएंटेशन देंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन साइड। जब भी आप ओरिएंटेशन देंगे तो सबसे पहले आपको अपने बारे में तो बताना ही है, फिर अपने साथ में जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके बारे में बताना है, जैसे कि आपके कलीग्स हो गए, आपके सुपीरियर हो गए या आपके सबऑर्डिनेट्स हो गए। फिर देखिए आपको क्या करना है, जितने भी नए एम्प्लॉयज आए हैं उनको कंपनी के जितने भी जनरल पॉलिसीज है उनके बारे में अवेयर करना है।
और साथ में उन्हें बताना है कि वो जो जॉब कर रहे हैं उनमें कैसी वर्क सिचुएशन है, कैसी वर्क कंडीशन है, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, उन सबके बारे में अवेयर करना है। और देखिए जितने भी न्यू एम्प्लॉयज आए हैं उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं और डाउट्स हैं जॉब और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो उनके आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं और जितने भी डाउट है उनको क्लियर करना है। फिर देखिए आपको ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शन और काउंसलिंग देनी होगी। अब देखिए जो ऑन द जॉब है ये आपको अगले चैप्टर में आएगा, लेकिन अभी आपको समझ आ जाए तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑन द जॉब मतलब होता है जॉब पर रहते रहते आपको ट्रेनिंग देना। तो आपको क्या करना है, जॉब पर जो एम्प्लॉय अभी जॉब पर काम कर रहा है तो आपको उसको इंस्ट्रक्शन देने और उसको काउंसलिंग भी देनी है, साथ साथ में वो जॉब भी करेगा काउंसलिंग भी करेगा। और जितने भी नए एम्प्लॉयज आए हैं उनको आपको टाइम देना पड़ेगा ताकि वो जो भी उनकी वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको अडेप्ट कर सके और जो जॉब की डिमांड है उसको भी वो फुलफिल कर सके। अब हमारा अगला टॉपिक है सोशलाइजेशन, जिसका मतलब होता है समाजीकरण, और आम भाषा में आप इसे समझ सकते हैं घुलना मिलना। तो देखिए जो सोशलाइजेशन एक टाइप का ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है एडजस्टमेंट और अडेप्टेशन। तो देखिए जब भी आप किसी से घुलेंगे मिलेंगे तो आप उनकी कई सारी चीजों को अडेप्ट करेंगे और खुद को उनके एनवायरनमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो देखिए जो सोशलाइजेशन एक टाइप का ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो न्यू एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क है उसके जो भी नॉर्म्स और जो वैल्यूज होते हैं यानी मापदंड और मूल्य उसको याद करते हैं, यानी लर्न करते हैं, उसको डेवलप करते हैं और विकसित करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को सोशलाइजेशन बोला जाता है। अब देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो सोशलाइजेशन को और इंडक्शन को सेम समझ लेते हैं, मतलब पर्यायवाची समझ लेते हैं, मतलब दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया था कि जो इंडक्शन है वो सोशलाइजेशन का एक पार्ट है ना, बस एक पार्ट है। इंडक्शन का मतलब क्या है, आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन देंगे बातचीत होगी जब तो सोशलाइजेशन होगा। तो इंडक्शन क्या है, सोशलाइजेशन का एक पार्ट है। और देखिए जो इंडक्शन होता है ये सिर्फ न्यू रिक्रूट से डील करता है, यानी जो नए नए भर्ती हुए होते हैं नए नए एम्प्लॉय सिर्फ उनसे डील करता है। लेकिन वहीं पर जो सोशलाइजेशन है ये ट्रांसफर और प्रमोशन को भी कवर करता है। जो ऐसा व्यक्ति है जिसका ट्रांसफर हो गया उसको भी तो सोशलाइजेशन करने में टाइम लगेगा, और ऐसा व्यक्ति जिसका प्रमोशन हो गया तो प्रमोट होकर वो कोई और पोजीशन पे चला गया तो वहां पे भी उसको अपने आप को एडजस्ट करना होगा। तो आपने समझ लिया, इंडक्शन होता है सिर्फ नए जो भर्ती होते हैं न्यू एम्प्लॉयज के लिए, और जो सोशलाइजेशन होता है ये नए के लिए भी होता है, जिसका ट्रांसफर हो गया उनके लिए भी और जिनका प्रमोशन हो गया उनके लिए भी होता है। अब हम समझेंगे कि सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो देखिए 3 चरण में इसका प्रोसेसेस होता है, इसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है प्री अराइवल, फिर सेकंड होता है एनकाउंटर, फिर तीसरा होता है मेटामॉर्फोसिस। तो हिंदी में इसको बोलते हैं प्री अराइवल को पूर्व आगमन, और एनकाउंटर को बोलते हैं सामना करना, और मेटामॉर्फोसिस को बोलते हैं काया पलट। तो देखिए हमारा फर्स्ट स्टेज क्या है, प्री अराइवल स्टेज। तो देखिए प्री अराइवल में क्या होता है, जब ऐसा एम्प्लॉय जिसने अभी तक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया गया है तो ज्वाइन करने से पहले की उसकी जो भी लर्निंग है ना वो प्री अराइवल स्टेज कहलाती है। और देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो प्री अराइवल स्टेज का पार्ट होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो कंपनी है वो ऐसे पर्सन को हायर करती है जो जॉब के लिए सुटेबल होता है। तो जो हायर करने का पूरा प्रोसेस आ जाता है ये सारा किसमें आ जाता है, प्री अराइवल स्टेज में आ जाता है। तो ऐसे समझिए, देखिए अराइवल का मतलब कंपनी में आ गया और प्री अराइवल मतलब कंपनी में आने वाला है, तो आने का प्रोसेस चल रहा है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, प्री अराइवल का पार्ट है। अगला स्टेज आता है हमारा एनकाउंटर स्टेज, इसे आप अराइवल स्टेज भी बोल सकते हैं। अब इस स्टेज में क्या होता है कि उसको क्या जॉब मिल गई है, उसका सिलेक्शन भी हो गया है, अब वो एक्चुअल क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, रियल वर्क की कंडीशन में वो काम कर रहा है। अब देखिए इस स्टेज में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो अपना जो पास्ट का जो परसेप्शन है उसको चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, मान लीजिए कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसका मान लीजिए सिलेक्शन तो हो गया लेकिन स्टार्टिंग में उसने क्या जो काम करा है वो मतलब अपनी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरा, मतलब जितना उससे एक्सपेक्ट किया गया था उतना उसने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन अब वो क्या कर सकता है, उसको परसेप्शन को चेंज कर सकता है, वो और ज्यादा मेहनत करके अपना क्या अपने वो जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा कर सकता है ना, अपनी जो यूटिलिटी है उसको सिद्ध कर सकता है। और तीसरा स्टेज है मेटामॉर्फोसिस स्टेज। तो देखिए ये वो स्टेज होती है कि जो न्यू एम्प्लॉय होता है वो अब पूरा वेल ट्रेंड हो जाता है, अब कोई भी समस्या आ जाए उसके सामने वो उसको आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो इसलिए इस स्टेज को मेटामॉर्फोसिस स्टेज कहा जाता है। और देखिए इस स्टेज में क्या होता है कि जो भी न्यू एम्प्लॉय होता है वो अपनी जॉब के साथ कंफर्टेबल हो जाता है और सेटिस्फाइड हो जाता है, और वो अपनी जो भी उसकी टीम मेंबर है उसके साथ भी वो कंफर्टेबली एडजस्ट हो जाता है, और वो अच्छी तरह जानता है कि कंपनी उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। और उस स्टेज में वो ये भी जानता है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकता है और कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकता है। तो ये थे हमारे 3 स्टेज। तो प्री अराइवल में क्या होता है, जब आपका सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन किया जाता है, जब भी आपको जॉब नहीं मिली उसे जॉब मिलने से पहले का जो पूरा प्रोसेस होता है वो प्री अराइवल स्टेज होता है। फिर आता है एनकाउंटर स्टेज, एनकाउंटर में आप जॉब करते हैं, वहां पे काम करते हैं, रियल वर्किंग कंडीशन में काम करते हैं, सबसे एनकाउंटर करते हैं ना, बातचीत करते हैं, जो भी मैनेजर हो गए, कलीग्स हो गए, है ना, आपके सबऑर्डिनेट्स हो गए, उनसे बातचीत करते हैं, एनकाउंटर करते हैं, प्रॉब्लम को फेस करते हैं। फिर आता है मेटामॉर्फोसिस, उसमें आप सारे चीजें सीख जाते हैं, अच्छे से वेल ट्रेंड हो जाते हैं, फिर आपके सामने कोई भी समस्या है आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों स्टेज और ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अभी जाके टेलीग्राम से उठा लीजिएगा।
और दोस्तों प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।